सभी दोस्तों को प्रणाम। बीए सेकेंड ईयर की जो सेकंड बुक है वो अपनी चल रही थी, उसमें अपना आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो मुख्य क्वेश्चन है वो मौलिक अधिकार, उनकी परिभाषा, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ, नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, नागरिक या विदेशियों को प्राप्त, या कई बार उसमें सीधा बड़ा 15 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक विवेचन। और तो अपने एक एक टॉपिक पे इस पर बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से भी। अपने भारतीय संविधान के भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का अर्थ यह है कि सबसे पहले जो अधिकारों की बात है वो इंग्लैंड में किंग जॉन के समय 15 जून 1215 में हुई और इसे चार्टर ऑफ राइट्स या ग्रेटर चार्टर ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। एक लैटिन भाषा का शब्द है मैग्ना कार्टा। और 15 जून 1215 में जो जॉन किंग थे, इन्होंने इसको स्वीकृति दे दी। इस प्रकार से ये मौलिक अधिकारों के बारे में पहला लिखित पत्र था। इसीलिए हम भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कई बार हम गलतफहमी में ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। यूएसए के संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया लिखित रूप में। मौलिक अधिकारों का अर्थ है, इसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक तो है मौलिक। मौलिक का अर्थ है मूल, ओरिजिनल, और इसका अर्थ है कि व्यक्ति का एक चहुमुखी यूनिवर्सल डेवलपमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसमें उसका इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, उसका फिजिकल, मेंटल सारा विकास शामिल होता है। भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक सारे। तो इसलिए ये शब्द है वो मूल है। और अधिकार का मतलब हम जानते हैं अपने हक। लेकिन संविधान का जो पार्ट है वो ये कहता है कि राइट्स, इसका मतलब है कि संविधान द्वारा जिनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। कई बार प्रश्न पूछते हैं मौलिक अधिकारों से स्थापित होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है मुख्य रूप से। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना भारतीय संविधान के कौन से भाग के द्वारा होती है। तो राजनीतिक न्याय या राजनीतिक लोकतंत्र शब्द जहां भी आता है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो हमारे भाग 3 के द्वारा स्थापित होती है। क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका सीधा सा अर्थ है कि नागरिकों की लिबर्टी, फ्रीडम या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो आदर्श हैं उनकी स्थापना की जाएं। क्योंकि कोई भी देश है उसे अपने देश को चलाने के लिए लॉ और ऑर्डर बनाने पड़ते हैं, और लॉ और ऑर्डर जो होते हैं वो व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, और मौलिक अधिकार है वो राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। इसलिए ये नागरिकों को अधिकांश सकारात्मक स्वतंत्रता की याद दिलाते हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मूल संविधान में ये 7 थे। राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम और कल्चर एंड एजुकेशन का राइट्स, और प्रॉपर्टी का राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट्स था आर्टिकल 32 में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उस पर कुछ विवाद भी हुआ। फिर से लास्ट में 44 जो अमेंडमेंट 1978 में हुआ, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हमने हटा दिया और उसे वर्तमान में, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। तो वर्तमान में यह कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है कौन से भाग में है? भाग 12 में, अनुच्छेद है इसका 300A। लेकिन फिर भी मैं मित्रों आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ
कि कोई भी चीज़ जब हमारे संविधान के किसी पार्ट में, किसी आर्टिकल में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब होती है, इसका मतलब वो संवैधानिक अधिकार भी होता है। तो हमारा जो संवैधानिक संपत्ति का अधिकार आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि इसकी संविधान में जिक्र किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से भाग 3 की बात करें कि हम सीधा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 या 226 के तहत, ऐसा नहीं है। हम अगर संपत्ति के संबंधित कोई विवाद है तो हम सीधा मौलिक अधिकारों की दृष्टि से सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सीधा नहीं जा सकते। हाँ, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की जो जुडिकेशन है, जो हाई कोर्ट का जो मौलिक आर्टिकल 226 है, उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा विस्तृत है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। मैं आपको जोर दे के यहाँ बता रहा हूँ। कई बार हम ऐसा मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्षेत्र, उसका जो पावर है वो ज़्यादा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अगर वैसे इन्फोर्सेबल की दृष्टि से देखें तो उनका क्षेत्र पूरे भारत में लागू होता है। हाईकोर्ट का उस क्षेत्र, हाईकोर्ट जहाँ है वहाँ के राज्य में लागू होता है, लेकिन इसकी जो पावर्स है वो ज़्यादा हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत ना केवल मौलिक अधिकार बल्कि किसी भी अधिकार के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप सीधा नहीं जा सकते। वहाँ आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार प्रभावित होता है तो आप सीधा जा सकते हैं, जो हमारे भाग 3 में वर्णित हैं। जबकि आर्टिकल 226 के तहत आप भाग 3 के अलावा भी अगर आपका संपत्ति का विवाद है तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटा इसके बारे में था। समता का जो अधिकार है उसमें अगर आपने बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 स्वतंत्रता, 19 से 22 शोषण के विरुद्ध, 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 संस्कृति और शिक्षा संबंधी, 29-30 संपत्ति का अधिकार 31 में था और 19(6) में भी था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। जबकि हमारा भाग 3 है उसमें 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल हैं, तो लास्ट के 33, 34, 35 और शुरुआत के 12-13 ये जो 5 आर्टिकल हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में भी आपको जिक्र करूँगा। हमारे अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो उसकी सबसे खास बात है कि ये ना केवल इंडिया यानी हमारे नागरिकों के लिए, बल्कि ये विदेशी लोगों के लिए भी हैं, या जो लीगल पर्सन होता है, जैसे कोई काउंसिल है या कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, निगम है, उसके ऊपर भी ये लागू होते हैं। वो भी एक अधिकार के रूप में अपना इसका दावा कर सकते हैं। और केवल नागरिकों के लिए जो आर्टिकल हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल और केवल सिटीजन के लिए हैं, केवल और केवल सिटीजन के लिए हैं। ये असीमित नहीं है, यानी ऐसा अर्थ नहीं है कि मौलिक अधिकार पे हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। युक्त रीजनेबल कारण देते हुए हम इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। सभी प्रकार के जो एक पक्षीय निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध भी ये उपलब्ध होते हैं सरकार के। इनकी जो नेचर है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, और जो चीज़ राज्य पर प्रतिबंध लगाती है, राज्य के अधिकारों को, राज्य की प्रभुता को, राज्य की ऑथोरिटी को जो चीज़ सीमित करती है, तो वो नेगेटिव होते हैं। ये वाद योग्य हैं, सबसे बड़ी विशेषता है इनकी। मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक डीपीएसपी और एफटी की हम बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, तो वहाँ ये चीज़ है कि उनको हम न्यायालय द्वारा वो परिवर्तनीय नहीं है। अगर उनकी पालना नहीं हो रही है, राज्य पालना नहीं कर रहा है, या कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना कर रहा है, तो हाँ उसको हम कानूनी दंड दे सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि न्यायालय में उसको इन्फोर्सेबल, न्यायालय सीधा रिट जारी कर दे या उनको लागू कर दे। हाँ, मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका जैसे आपको शिक्षा नहीं मिल रही है, आपको अच्छा आर्टिकल 21 के तहत आपको कोई चीज़, आपको गरिमायुक्त जीवन जीने में कोई बाधा आ रही है, या आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई चोट कर रहा है, तो या आपको कोई कंपनी है वो आपका शोषण कर रही है, 14 साल से कम बच्चे हैं या जो भी, तो उनके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनको वाद योग्य होकर के इन्फोर्सेबल करा सकते हैं, और वहाँ से उनके विरुद्ध आप रिट जारी करा सकते हैं। इनमें ये जो हैं वो कोई परमानेंट नहीं होते हैं। इनमें संसद है वो संसद कोई भी विधि बना करके संशोधन कर सकती है। हाँ, बेशर्ते केशवानंद भारती केस के बाद में ये कहा गया है कि इसके मूल ढांचे को प्रभावित ना करें हम। बाकी जो गोलकनाथ का मामला था उसमें तो पूरातः ये आया था कि संसद मौलिक अधिकारों में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन केशवानंद भारती केस में इस निर्णय को पलट दिया गया।
शंकरी प्रसाद बनाम भारत, इसमें ये निर्णय आया था। जो पहला केस था उसमें था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर उसके बाद में गोलकनाथ का केस था 1967 वाला, उसमें निर्णय आया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। और उसके बाद केशवानंद भारती के केस में ये आया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन तो कर सकती है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित नहीं कर सकती।